बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। चैप्टर सेकंड है राजा किसान और नगर। इसी चैप्टर का पार्ट नंबर है ये 1। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो क्यों इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। महाजनपद कितने थे, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, मगध महाजनपद कैसा था, इसके शक्तिशाली होने के क्या कारण रहे थे, ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपि है इसका अर्थ किस तरीके से निकाला गया, अभिलेख क्या होते हैं इसकी परिभाषा लेंगे, और साथ ही साथ जब हम अभिलेख का अनुवाद करते हैं उस दौरान कौन कौन सी सीमाएं, साक्ष्य सीमाएं आती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल क्यों महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले इसमें आप पॉइंट लिखोगे, धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना शुरू हुई और किसके द्वारा की गई थी, ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत भाषा। ठीक है, कैसे लिख देंगे, ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। दूसरा, जितने भी आरंभिक राज्य थे और जितने भी नगर थे उनका उदय भी इसी काल में हुआ था। और सबसे अहम जो इसमें हमें देखने को मिलेगा वो है, सबसे ज्यादा लोहे का उपयोग जो है इसी काल में हुआ। सिक्के और खास करके जो शुद्ध सिक्के थे वो इसी काल में ढाले गए थे। अगला समझिए, बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म इसका विकास हुआ। साथ ही साथ अन्य धर्म जो है उनकी विचारधाराओं का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद बौद्ध और जैन ग्रंथों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन ग्रंथों के अनुसार जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में 16 राज्य जो थे वो हमें उनका उल्लेख मिलता है, और उनमें से भी कुछ जो है उन्हीं का नाम ज्यादातर लिया जाता है, जैसे कि वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती। ये कुछ 6 से 7 इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार महाजनपदों के नाम तो हालांकि 16 हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो सिर्फ ये 7 है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो क्यों माना जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महत्वपूर्ण, इसलिए माना, ग्रंथों की रचना, राज्य नगरों का उदय, लोहे का अधिक उपयोग, सिक्कों का उपयोग, विचारधाराओं का विकास और महाजनपदों का विकास। इसके बाद अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था इसमें कृषि उपज जो थी उसको किस तरीके से बढ़ाया जाता। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है यानी कि पॉइंट है वो है हल का प्रचलन। यानी कि कृषि में खुदाई करने के लिए हल का प्रचलन शुरू हुआ। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके बैल हैं और इसने हल ले रखा है और ये खेत को जोत रहा है एक तरीके। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा, हल का प्रचलन। गंगा व कावेरी नदी, इसके आसपास का जो एरिया था जो कि काफी उपजाऊ रहता था, उपजाऊ भूमि थी, अधिक वर्षा वाला एरिया था, तो वहां पे लोहे की फाल यानी कि लोहे की नुकीली धार जो होती है वैसे उसको हल में लगा के उसका उपयोग करते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, जब वो जो खुदाई है वो थोड़ी सी जमीन के अंदर तक करते हैं तो उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो ऊपर आ जाती है और आसानी से जो कृषि है वो अच्छी हो जाती है। कृषि उपज बढ़ गई हमारी और जो खाद्यान्न संकट था वो समाप्त हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा नई फसलों की खेती, यानी कि पहले एक फसल होती थी, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी फसलें की जाने लगी। ठीक है, तो हल के उपयोग की वजह से और जो उपजाऊ भूमि होती है इसकी वजह से लोगों ने गंगा नदी के किनारे जो जमीन थी उस पर नई नई फसलें, जैसे कि धान की खेती, क्योंकि आपको पता है धान की खेती के लिए पानी बहुत चाहिए, तो जब वो एरिया बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गया, नदी वहां पे आ गई, ठीक है, तो पानी वहां पे बहुत सारा हो जाता था, तब वहां पे जो है धान की खेती की जाने लगी। और भी बहुत सारी ऐसी फसलें जो अधिक पानी में उगती हैं उन फसलों को उगाया जाने लगा। अगला पॉइंट है सिंचाई का विकास। यानी कि अब देखो, हमने हल का उपयोग कर लिया, हमारी फसल भी आ गई। अब हम मतलब कि हाँ सिंचाई, वैसे तो सिंचाई मुझे पहले लाना चाहिए लेकिन कोई नहीं। तो सिंचाई का विकास किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं, ये कृत्रिम तरीके से ये अभी हो रही है सिंचाई, लेकिन पहले तो ऐसी नहीं होती थी। पहले नहरों को काट लेते थे, उनसे पानी ले लेके मतलब जो है छोटे छोटे से भाग जो खेतों में निकाल लिया करते थे, ऐसे उसका जो है सिंचाई की जाती थी। तो अभिलेख अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बड़े किसान और जमींदार जो थे इन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिए, जो बड़े थे, जो अमीर जमींदार थे, बड़े लोग थे, उन्होंने जलाशय, नहरों और कुओं का निर्माण करवाया था। और जो छोटे छोटे किसान थे उन्होंने नहरों से ही छोटी छोटी सी जो अक्षिप्रिकाएं होती है वो निकाल ली थी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में
कृषि की उपज बढ़ाने के तरीकों में पहला है हल का प्रचलन, दूसरा है नई फसलों की खेती और तीसरा है सिंचाई का विकास। कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, क्योंकि इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बारी आती है महाजनपद के बारे में। ठीक है, महाजनपद को जानने से पहले अगर आपका कोई डाउट इस वीडियो को देखने के बाद बचता है या कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट है उसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपके लिए आती हैं। अगला टॉपिक है हमारा महाजनपद की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो महाजनपद की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद के 16 राज्य हमें बताए जाते हैं, लेकिन जो एक समान है वो कौन से हैं? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती। ये 7 जो हैं वो ज्यादातर देखे गए हैं कि इनका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, अब समझो अगला पॉइंट क्या है, महाजनपदों पर शासन किस तरीके से होता? तो अधिकतर जो महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है, मान लेते हैं हम ये एक महाजनपद है, तो इस महाजनपद पर एक राजा का शासन होता है, यानी कि एक किंग का यहाँ पे शासन होता है। लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में ये ऐसे राज्य जो गढ़ के नाम से और संघ के नाम से काफी प्रसिद्ध थे, उन पे एक लोगों का समूह शासन करता। ठीक है, और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये सभी क्या थे? ये इसी के उदाहरण हैं, गढ़ और संघ के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अधिकतर महाजनों जनपदों पर राजा शासन करते थे। वे महाजनपद जो गढ़ या फिर संघ के नाम से जाने जाते थे, उन पर एक लोगों का समूह शासन करता था। अब जैसे कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किया करते। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, महाजनपदों को प्रायः लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि महाजनपद जो है उनको, उनके विकास की अगर हम बात करें, विशेषता की हम बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि महाजनपद के काल के दौरान ही लोहे का उपयोग अधिक हुआ और सिक्कों का विकास भी अधिक हुआ था, जैसा कि हमने अभी देखा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। महाजनपदों की राजधानी, तो प्रत्येक महाजनपद जो था इसकी अपनी एक खुद की राजधानी होती थी। ये राजधानी किले बंद हुआ करती थी, यानी कि पूरी तरीके से घेरा बनाया जाता था उसको किले से, तब किले को बंद कर दिया जाता था। मतलब लोग रहते थे बस एक बाउंड्री गोल सी एक बाउंड्री बना देते रख रखाव के लिए। ठीक है, राजधानी के रख रखाव के लिए, प्रारंभिक सेनाओं के लिए और नौकरशाहों के लिए जो आर्थिक स्रोत की जरूरत हमें पड़ती थी, जो कि कहाँ से? राजधानी से ही आता। ठीक है, तो ये होगी महाजनपद की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ठीक है, क्या क्या? महाजनपदों पर शासन कैसा होता था? तो राजा शासन करते थे। गढ़ और संघ जो थे इन पर जो है एक लोगों का समूह का शासन होता है। लोहे का उपयोग अधिक देखने को मिला है, सिक्कों का विकास अधिक देखने को मिला है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो किलेबंद हुआ करती थी। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। इस मैप में आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत सारे जो है महाजनपद दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे ऊपर देखो यहाँ पे कम्बोज, यहाँ पे है गंधार, ये है पांचाल, कुरु, ठीक है, और वज्जी, मगध, वत्स, अवंती। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हैं सारे ये। ठीक है, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुख्यतः 7 है उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाया गया। ठीक है, तो ये मानचित्र था आपका। तो अब बारी आती है कि महाजनपदों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो महाजनपद में किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला कार्य, महाजनपदों में कार्य जो था वो शासकों का काम जो था वो क्या था कि किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से कर वसूले और भेंट वसूले। यानी कि महाजनपदों के जो राजा हुआ करते थे वो अपने अधीन किसान, अपने अधीन व्यापारी, अपने अधीन शिल्पकार, इनसे कर अथवा किसी विशेष समय पर जो है भेंट भी लिया करते। उसके बाद संपत्ति, जो भी संपत्ति होती थी उसको जुटाने का, यानी कि उसको एकत्र करने का इन लोगों का एक सबसे बढ़िया वैध तरीका क्या था कि अपने पड़ोसी जो राज्य थे, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है ए एरिया में और बी एरिया की अगर इससे ये वाली जो पर्टिकुलर जमीन हड़पनी है तो इस पे ये आक्रमण कर देता था और जमीन जो है वो मतलब हड़प लेता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ राज्य जो थे इन्होंने अपनी धीरे धीरे स्थायी सेना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि सभी को अपनी सुरक्षा चाहिए, तो जब सुरक्षा चाहिए तो स्थायी सेना तो बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे आसपास के राज्यों ने अपनी सेना बनाई, अपना एक नौकरशाही तंत्र तैयार किया और बाकी राज्य जो थे वो कुछ अभी भी सेना पर निर्भर
रहते थे। ठीक है, तो महाजनपदों में किए जाने वाले कार्य आपको समझ में आए कि क्या-क्या कार्य हैं। सबसे पहला कार्य व भेंटों को वसूलना, साथ ही साथ संपत्ति जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना और आक्रमण करने के बाद जितना धन था उसको एकत्र करके अपना जो स्वार्थ है उसको पूरा करना और फिर धीरे-धीरे ऐसे ही जो शिकारित जो लोग शिकार हो चुके थे इस चीज़ का, उन्होंने अपनी स्थायी सेना बनाई, अपना नौकरशाही तंत्र बनाए ताकि वो उससे बच सके। तो ये हो गए महाजनपदों में किए जाने वाले कार्य। चलिए अगला देखते हैं। अब बारी आती है मगध महाजनपद, ठीक है? तो मगध महाजनपद के बारे में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे चलिए तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इंडिया का ये मैप है, इंडिया के मैप में आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे था मगध। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा आधुनिक बिहार, ठीक है? यहाँ पे बिहार भी आ जाता है, पश्चिम बंगाल भी इसमें इसी में आ जाता है, कोलकाता भी इसी में आ जाता है और कुछ एरिया यहाँ पे जो एमपी का है वो भी इसमें आ जाता है। तो हम कह सकते हैं बहुत बड़े एरिये में ये जो मगध महाजनपद है ये फैला हुआ था, ठीक है? अब समझिए इसकी विशेषताएँ। तो इसका विकास जो है वो छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच तक हुआ था। इसे हम आधुनिक बिहार के नाम से भी जान सकते हैं और ये जितने भी महाजनपद हैं, उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। ठीक है? अगला पॉइंट समझिए कि प्रारंभ में मगध जो था, ये एक राजाओं का घर था, जिसे राजगाह कहते हैं। ठीक है? ये राजाओं का घर था जिसे राजगाह कहते हैं। आधुनिक बिहार के राजगीर, ये राजगीर का प्राकृतिक नाम है मगध की राजधानी। यानी कि सिंपल सा ये समझ लो कि प्रारंभ में जो मगध था इसकी राजधानी थी राजगाह, ठीक है? जिसे हम आज वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगाह थी, वर्तमान में इसे हम राजगीर के नाम से जानते हैं। राजगाह का अर्थ होता है राजाओं का घर। उसके बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अर्थात पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। यानी कि देखो कंफ्यूज मत होना, दोबारा से समझ लो यहाँ पे। मगध महाजनपद जो था उसका विकास हुआ कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी। जब ये बना था छठी शताब्दी में, तब इसकी राजधानी थी राजगाह, ठीक है? और जब ये चौथी शताब्दी तक पहुंचा, तब तक इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र पहुंच गई थी, जिसे वर्तमान में हम पटना कहते हैं। समझिए बिल्कुल आसान भाषा में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही। प्राकृतिक रूप से ये सुरक्षित था। शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि मगध महाजनपद प्राकृतिक रूप से, मतलब कैसे कि इसके आसपास का ये जो एरिया था, ठीक है? इस एरिया में क्या थी? पहाड़ियाँ थी, ठीक है? जो कि प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी क्योंकि पहाड़ियों में दुश्मन जो है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता था क्योंकि यहाँ वहाँ मतलब कि इसकी जो गुरिल्ला पद्धति है ये वहाँ पे बनी रहती थी, सैनिक पे बने रहते और रोड से आएँगे तो वैसे भी फूँक देंगे इस तरीके से। फिर बारी आती है यहाँ की उपजाऊ भूमि की। तो मगध जो था वो नदियों के आसपास का एरिया था, ठीक है? तो इस एरिये की जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, गंगा और सोन नदी से इसकी सिंचाई हो जाती थी, जिसके कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी और व्यापार भी काफ़ी अच्छा होता था जिससे राशि काफ़ी आती थी और बहुत सारे काम जो थे वो उस पैसे से किए जाते थे। तो ये हो गई मगध की विशेषताएँ। सबसे पहले शुरुआत में विकास कैसे हुआ, राजधानी क्या थी, फिर दूसरी राजधानी क्या बनी, विशेषताओं में प्राकृतिक रूप से ये सुरक्षित है, उपजाऊ भूमि है यहाँ की और फिर आता है नदी परिवहन, यानी कि ये जो मगध है, वो गंगा और उसकी उपनदियों के आसपास मतलब बसा हुआ था उस दौरान। तो उसी दौरान इन नदियों से इसका आवागमन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता था। अगला पॉइंट, जंगल में यानी कि इसके आसपास के जो जंगल थे, उसमें अधिकतर हाथी पाए जाते थे और ये क्या करते थे, उन हाथियों का उपयोग जो है अपनी सेना के लिए करते थे ताकि आसानी से ये दुश्मन को मात दे सकें। ठीक है? तो ये होगी मगध महाजनपद की अगली विशेषता। अब देखो यहाँ पे कुछ योग्य शासक भी उत्पन्न हुए, जैसे कि योग्य और महत्वाकांक्षी शासक यानी कि राजा जो थे वो यहाँ पे उत्पन्न हुए यानी कि उन्होंने शासन किया। जैसे कि अजातशत्रु, ठीक है? अजातशत्रु, बिंबिसार। अगला पॉइंट, लोहे का उपयोग। तो लोहे की खदानें जिसे हम आधुनिक झारखंड कहते हैं, तो वो कहाँ पे मिली थी? अ, मगध में, ठीक है? जिसके उपयोग से इन्होंने आधुनिक हथियार बनाए और औजार जो थे वो भी बनाने का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। तो एक तरीके से अगर हम वापस से देखें मगध महाजनपद की विशेषताओं के बारे में, तो सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ, तब इसकी राजधानी थी राजगाह यानी कि राजाओं का। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते-आते पाटलिपुत्र यानी कि पटना इसकी राजधानी बन गई थी। अब ये शक्तिशाली कैसे था? तो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, आस-पास सभी पहाड़, जंगल, झाड़ियाँ थी
उपजाऊ भूमि थी, नई फसलें उगने लगी, व्यापार तेजी से होने लगा। नदी परिवहन, गंगा और दूसरी उपनदियों से परिवहन काफी सुलभ था, कम खर्चा आया करता था। जंगलों में हाथी पाए जाते थे जिसका उपयोग सेना में कर लिया जाता था। यहाँ पे बहुत योग्य शासक, महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने इस अपना जो विस्तार था वो बहुत फैलाया और इस मगध को काफी शक्तिशाली बनाया, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु। लोहे का अधिकतर उपयोग इसी दौरान देखा गया, आधुनिक हथियार भी औजार इसी दौरान बनाए गए। ठीक है, महाजनपद और मगध महाजनपद, इनकी विशेषताओं के बारे में आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को समझना। तो भाई किस तरीके से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को समझा गया, इसको तो देखो, ब्राह्मी लिपि जो है वो काफी प्राचीन लिपि है और अभी हम वर्तमान में देखें तो बहुत सारी लिपियां और उत्पन्न हो गई। तो ऐसा माना जाता है इन सभी लिपियों की मूल जो रही है वो ब्राह्मी रही। ठीक है, जैसे कि देवनागरी लिपि है, बहुत सारी लिपियां हैं, तो उन सभी लिपियों की मूल जो है वो कौन सी रही है, ब्राह्मी लिपि मूल रही है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय विद्वान जो थे वो भारत आए और उन्होंने भारत के जो पंडित थे उनकी मदद से बंगाली, देवनागरी लिपि और बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया था। यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बहुत सारे यूरोपीय विद्वान भारत में, इन्होंने कहा कि हमें जो है वो बंगाली, देवनागरी ऐसी लिपियों को लाकर दो, हम पढ़ेंगे। और उन्होंने पढ़ा और फिर धीरे धीरे करके ब्राह्मी लिपि के अक्षर और इन सभी लिपियों के अक्षर को समझकर उन्होंने अर्थ निकालना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, कई दशकों के बाद एक व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, इसने अशोक की समय की जो ब्राह्मी लिपि थी, ये किस समय की बात कर रहे हैं, जब अशोक का समय था, उस समय की जो ब्राह्मी लिपि थी 1838 ईस्वी में इन्होंने अर्थ निकाला। तब से ब्राह्मी लिपि को समझना काफी आसान हो गया। ठीक है, तो अगर ब्राह्मी लिपि के अध्ययन की हम बात करें तो प्राचीन लिपि है, ये बाकी लिपियों की मूल है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों के द्वारा भारत की बंगाली, देवनागरी लिपि में जो भाषा है उनको पढ़ना और फिर प्राचीन अक्षरों को यानी कि ब्राह्मी लिपि और उनको मिलाकर अर्थ निकालने का प्रयास किया गया और ये सफल हुआ। कब, तब जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का अध्ययन 1830 ईस्वी में निकाला। फिर बारी आती है खरोष्टी लिपि की। तो पश्चिम उत्तर में पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। यानी कि ऐसे अभिलेख जो कि पश्चिम उत्तर में पाए गए थे, यानी कि हम बात करें तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, ऐसे एरियो में जो अभिलेख मिले हैं उनमें इस लिपि का उपयोग किया गया था। हिंद यूनानी शासक, इसका अर्थ कैसे निकाला गया, तो जो हिंद यूनानी शासक जो थे उनके द्वारा कुछ सिक्के बनवाए गए थे। उन सिक्कों में राजाओं का नाम था और उनमें लिखा था यूनानी भाषा पढ़ने में आसानी पे, यानी कि हिंद यूनानी शासक जो थे इनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम के साथ उनकी उपाधि भी दर्शाई गई थी। फिर ये देखा गया कि इन सिक्कों में और ब्राह्मी लिपि जो है उनमें कुछ अक्षर मेल खाते, सॉरी जो खरोष्टी लिपि थी उसके कुछ अक्षर मेल खाते हैं, तो खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी में अच्छे से मिलने लगी। प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि जो थी उसमें लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान की कि ये किस तरीके के हैं और फिर लंबे समय से अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आसान होती गई। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस तरीके से था, तो पश्चिम उत्तर में जो अभिलेख पाए गए थे, ठीक है, उनके उपयोग से निकाला गया। कैसे, हिंद यूनानी शासक जो थे उन्होंने सिक्कों में राजाओं का नाम, उनकी उपाधि ये दर्शाया था। बहुत सारे विद्वानों ने उनको समझने का प्रयास किया, तब जाके प्रिंसेप ने इस खरोष्टी लिपि के अभिलेखों को अच्छे से पढ़ा, अर्थ निकाला, तब जाके कहीं जो खरोष्टी लिपि थी इसको हम समझ पाए। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का अनुवाद कैसे हुआ, खरोष्टी लिपि का अनुवाद कैसे हुआ, आई होप आपको सारी चीजें में आ गई। चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा अभिलेख साक्ष्य सीमा के बारे में। तो अभिलेख साक्ष्य सीमा को समझने से पहले हम समझेंगे अभिलेख क्या होते हैं। तो अभिलेख क्या होते हैं, सिंपल सी बात है भाई, पत्थर या फिर धातु या फिर कोई ऐसी कठोर सतह जिस पर उत्कीर्ण किया जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पत्थर हो गया और धातु जो कि काफी कठोर होते हैं, तो उन पर उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री, उन पर जो हम लिखते हैं, ठीक है, पत्थरों पे लिखा तो जाता नहीं, उस पे क्या कहते हैं, उकेरा जाता है उस पे, तो उस उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन काल से ही शासकों के द्वारा
इन अभिलेखों का उपयोग किया गया था, जैसे कि अपने आदेशों को, अपने शौर्य को, अपने युद्ध को, अपनी गाथाओं को इन अभिलेखों के माध्यम से वो उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग जो है उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। यहीं पे एक बात आ जाती है अभिलेख शास्त्र की। तो अभिलेखों का अध्ययन ही अभिलेख शास्त्र कहलाता है। ठीक है? तो अभिलेख क्या होते हैं? किसी भी पत्थर, धातु या फिर कठोर कोई चीज़ होती है, तो उसकी सतह पर उत्कीर्ण करना, जो कि एक पाठन सामग्री होती है, उसी को अभिलेख कह देते हैं। अब राजाओं के द्वारा अपने आदेशों, शौर्य, युद्ध गाथाओं को इसमें दिखाया गया। ठीक है? तो अभिलेख क्या होते हैं? आई होप समझ गए हो। चलिए अब देखते हैं आगे। इसकी साक्ष्य सीमाएँ क्या-क्या होती हैं? कि जब हम अभिलेख का अर्थ निकालते हैं, तो उस समय इसकी क्या-क्या सीमाएँ होती हैं? सबसे पहली सीमा है तकनीकी सीमा। जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है तकनीकी सीमा। तो अक्षर जो थे, उन्हें हो सकता है कि हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया हो, जिन्हें पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता था। साथ ही अभिलेख हो सकता है कि नष्ट भी हो जाएँ, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अर्थात मान लीजिए किसी पत्थर पर लिखा गया है, राजा का कोई आदेश है, ठीक है? उसे अगर थोड़े-थोड़े, हल्के-हल्के हाथों से अगर मान लीजिए लिखा गया है, तो क्या होगा जब हम अभी वर्तमान में उसे देखेंगे, तो हो सकता है कुछ अक्षर मिट गए हों, हो सकता है वो अभिलेख नष्ट ही हो गया हो। ये काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है सामने। दूसरी प्रॉब्लम है अर्थ निकालने में कठिनाई, यानी कि अभिलेखों का अर्थ हम सही से नहीं निकाल पाते। कैसे? कुछ अभिलेखों में क्या होता है कि एक ही राजा के विभिन्न नाम लिखे होते हैं, उनके विभिन्न उपाधियाँ लिखी हुई होती हैं, अथवा सम्मानजनक प्रतीक और संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी एक अभिलेख को हम यहाँ पे देखते हैं, तो इस एक अभिलेख के ऊपर राजा के 3-4 नाम लिखे हैं, एक ही राजा की 3-4 उपाधियाँ लिखी हैं, बहुत सारे उनके संबोधन लिखे हैं, बहुत सारे प्रतीक हैं। तो ऐसे में किसी एक अभिलेख को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभिलेख शास्त्री जो होते हैं उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं और अर्थ निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगला है विभिन्न भाषाओं और लिपियों का उपयोग। जितने भी हम अभिलेख देखते हैं, तो कई बार एक ही शासक या फिर उसके वंश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के देशों में फैले अभिलेखों में भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है। यानी कि कई बार क्या होता है कि एक ही शासक या फिर किसी एक ही वंश के बारे में पूरे विश्व में या फिर उस एरिया में फैले हुए जो विभिन्न प्रकार के अभिलेख होते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हर एक जगह पे अलग भाषा होती है। तो ऐसे में अगर अभिलेख सेम होगा, भाषा अलग होगी, तो जो अभिलेख शास्त्री होते हैं उन्हें अर्थ निकालने में कठिनाई होती है। अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती है, कि लिपियाँ जो होती हैं अभिलेखों की, वो ऐसी होती हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा ही नहीं गया होता है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं और जो अन्य वस्तुएँ हैं, उन पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। लगभग एक ही युग में भिन्न-भिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग की वजह से जो अभिलेख होते हैं उनका अर्थ सही से नहीं निकाल। अगला है समकालीन से तुलना करना असंभव है। यानी कि अभिलेख शास्त्री जो है वो कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ है, क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं पर भी कोई किसी भी लिपि का उल्लेख नहीं है, तथा दो भाषाओं के समानांतर प्रयोग के अभाव में अभिलेख शास्त्री असहाय हो जाता है। अर्थात मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के काल की कोई लिपि है, ठीक है? यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता है, उसके काल की लिपि हम मान लेते हैं मेसोपोटामिया। तो इन दोनों लिपियों में से मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा जा चुका है, हड़प्पा की अभी नहीं पढ़ी गई है। तो मेसोपोटामिया लिपि और हड़प्पा लिपि के अगर अक्षर मिलते होंगे, तभी आप हड़प्पा की जो लिपि है उसको समझ पाएँगे। लेकिन जब अक्षर ही नहीं मिल रहे होंगे तो कैसे समझेंगे? तो यही है कि उसके समकालीन कोई अगर सभ्यता हो, तो उसको पढ़कर हम अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जब है ही नहीं, तो तुलना करना असंभव हो जाता है। ठीक है? समझ में आ गया? तो अभिलेख होते क्या हैं? पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर जो सतह होते हैं, उन पर उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री को कहते हैं। तकनीकी सीमा क्या है कि अक्षर जो है हल्के ढंग से उकेरे गए होंगे, हो सकता है जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। अर्थ निकालने में कठिनाई होती है क्योंकि एक ही अभिलेख पर बहुत सारे प्रतीक, चिन्ह, राजाओं के नाम, उपाधियाँ ये लिखे हुए होते हैं। फिर है विभिन्न भाषाओं का, यानी कि देश में फैले-फैले विभिन्न भाषाओं का उपयोग हुआ था, विभिन्न लिपियों का उपयोग हो रखा होता है, इसलिए उनको पढ़ना कठिन होता है, ठीक है? और कई बार तो किसी काल के अभिलेख को पढ़ने के लिए उस काल के समकालीन कोई लिपि होती ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से जो साक्ष्य सीमा थी वो यहाँ पे एंड हो जाती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
ओके, हाँ। तो इस तरीके से बच्चों आज की हमारी जो वीडियो थी वो हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आज यहाँ पे बताई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।